चलिए फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार आपके अपने चैनल में। पहले तो माफ़ी चाहेंगे कि बहुत महीने से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी, कुछ उसके लिए अपनी वजह थी। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम क्लास 11th के चैप्टर ग्रेविटेशन को पूरा ख़त्म करेंगे यहाँ पर। ठीक है। सो ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी जाने वाली है। पिछली वीडियोस जो 10-15 मिनट है, ये शायद 1 घंटे तक जा सकती है, उम्मीद है। लेकिन इसमें हम ग्रेविटेशन चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो लास्ट में पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिएगा। और मैं एडिटिंग वगैरह, कुछ लोग कहते हैं आप एडिटिंग नहीं करते हो, तो पर्पस ये है कि मैं पढ़ाने का शौक़ है, पसंद है फिज़िक्स, इसलिए मैं अपलोड करता हूँ। मेरा कोई वो पर्पस नहीं है कि भाई मेरा चैनल चल जाए, ये हो जाए वो जाए। ठीक है। तो आप लोग को जैसा लगे वो ठीक है, मेरा काम है, मैं बताता हूँ। ग्रेविटेशन भाई चालू करने से पहले हम कुछ मेन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। हो सकता है शायद आपको पता हो वो चीज़ें। पहले हम ये जानेंगे भाई ग्रेविटेशन है क्या। न्यूटन के अकॉर्डिंग पूरा इन द होल यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स द अनदर बॉडी ड्यू टू देयर मासेस। ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। हर बॉडी का एक अपना मास है, उस मास के कारण एक बॉडी पर एक फोर्स लगता है, वो फोर्स जो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, वही ग्रेविटेशन फोर्स होता है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अगर एक प्लैनेट के द्वारा किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, किसी प्लैनेट पर फोर्स लग रहा है, तो उसको ग्रेविटी बोलेंगे। अगर कम शब्दों में बात की जाए तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अ प्लैनेट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है। और ऊपर जो ग्रेविटेशन है उसके लिए आप डेफिनेशन चाहें तो ये लिखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन इन होल यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स द अनदर बॉडी ड्यू टू देयर मासेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ प्लैनेट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटी। अब बात आती है भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। तो मेरे को मालूम है, शायद आप लोग को इतना तो पता होगा एक्सेलरेशन क्या होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ग्रेविटी की बात आ रही है, तो भाई सीधी सीधी बात है कि ग्रेविटी कोई रोल प्ले कर रहा होगा। कैसे प्ले कर रहा होगा ये समझते हैं पहले तो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक ऑब्जेक्ट कहीं ऊपर से, बहुत ऊपर से गिर रहा है, मान लीजिए ये यहाँ पे एक पॉइंट है, ये है ना, ये टॉप का पॉइंट है। यहाँ से कोई बॉडी नीचे गिर रही है, यहाँ पर ये अर्थ सरफेस है ना, ये भाई इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो अपन ने बोला था मास अट्रैक्ट करेगा। इसकी वेलोसिटी और तेज़ हो जाएगी। जैसे मान लें यहाँ पे एक्स स्पीड से था और नीचे यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ आते आते 3x हो गया। स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन आ रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन है वो, सीधी सी बात है। तो इस चेंज में अपन जो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है इसको अपन सीधा बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको अगर आप लिखना चाहें तो डेफिनेशन में ये लिखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी। ओके। अब चलिए, अब आप ये पूछेंगे भाई जी है, अब जी की वैल्यू भी कुछ होगी। बिल्कुल है, जी की वैल्यू है जी इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू है, एग्ज़ाम्स में आती है, इसको याद रखिएगा, है ना। ये जी की वैल्यू होगी। ठीक है। मेरे हिसाब से जितना बेसिक था पहले डेरिवेशन को कराने के लिए उतना मैंने बता दिया है। अब पहला डेरिवेशन शुरू करते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखें, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ से आता है ये वही है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every object in the universe attracts another object with a definite force. This force of attraction is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. आया कुछ समझ में आप लोगों को? ठीक है। चलिए, इसमें पहले तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या बोला है। पहले लॉ को अच्छे से याद आप लोग करेंगे, देन उसके बाद देखिए इसको देखिए भैया ध्यान से कि क्या पूछा है। सबसे पहले तो इसमें बोला है एवरी ऑब्जेक्ट, है ना, 2 ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम। इसमें बोला है अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने इसका फोर्स भी बता दिया कि ये इसको यहाँ खींच रहा है, इस फोर्स से इसको यहाँ खींच रहा है ना, एरो यहाँ पे। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मासेस बोला, ठीक है, इसका मैंने m1 मान लिया, इसका m2 मान लिया। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है भाई, मैंने r बना ली इसकी डिस्टेंस दोनों के बीच की। ठीक, जितना जितना बोला लॉ में पहले मैंने उस हिसाब से डायग्राम जो मेरे को सुटेबल लग रहा था मैंने वो बना लिया। देन उसके बाद अब हम थ्योरी लिखेंगे, सपोज करेंगे
सपोज़ क्या करेंगे, सपोज़ करेंगे कि लेट m1 एंड m2 are the masses of two bodies at a distance of r apart from another. A force acting between them is F. So according to this law, according to law, भाई क्या बोला था, जो फोर्स लग रही होगी सबसे पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके मासेस के, मैंने लिख दिए मासेस, इसको मैंने इक्वेशन 1 करार दे दिया। फिर क्या बोला था, जो एक फोर्स होगी फिर से वो भाई उसके जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है भाई, मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी दे दिया, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन दे दी। ठीक है, अब मैं देख क्या रहा हूँ इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, सोचिए क्या मिल रहा है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इससे क्या मिलेगा अगली स्टेप में देखेंगे। इससे देखो ये मिला कि जो f है उन दोनों इक्वेशन को मैंने आपस में मल्टीप्लाई मारा, सो मिला m1 m2/r²। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 है, बिल्कुल है, ये मिल गया। अब जब मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन घटाया, इक्वल टू लगाया, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा g, जिसको मैं बोलता हूँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m1 m2 बाई r²। इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, ये रिक्वायर्ड डेरिवेशन है हमारा। अब भाई जी को क्या बोलेंगे, वेयर जी इज ए कांस्टेंट ऑफ proportionality and is called universal gravitational constant। ठीक है भाई, एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r², एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r², जहाँ पर जी है हमारा कांस्टेंट, जी इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जी की वैल्यू होगी कुछ, बिल्कुल होगी, जी की वैल्यू है यहाँ पर जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला भी होगा, बिल्कुल होगा, df डायमेंशन फार्मूला क्लोज ब्रैकेट में m-1 l³ t-2, ये इसका डायमेंशन फार्मूला होगा। ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में आया जा सकता है, और वहाँ जो स्मॉल जी की वैल्यू थी भाई वो भी 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए बनती है, तो इनको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चाहे तो ये भी समझ लें आप, अगर इफ़ m1 m2 इज इक्वल टू 1 r इज इक्वल टू 1 देन f इज इक्वल टू g।
ये दोनों वन हो गए, ये दोनों वन हो गए, ये वन हो गया, तो ये तो भाई पूरा वन हो गया। जी इंटू वन जी बचेगा, एफ इज इक्वल टू जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये उतना उतना काम का आपको रहेगा नहीं, केवल यहाँ तक आप समझ लें तो आप सफल हो जाएंगे। अब मैं स्मॉल जी को और कैपिटल जी को ओरली आपको बस डिफरेंस बता देता हूँ। डिफरेंस कई बार आ जाता है, लेकिन मैं प्रेफर यही करूँगा आपको कि आप डेरिवेशन करिए, उसमें नंबर कटने की संभावना कम रहती है। ठीक है, आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ, मैं ओरली बताऊँगा, मैं लिखूँगा नहीं। कैपिटल जी के लिए आप ये लिखिए, जी इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज ऑफ एनी मासेस और एनी यूनिट मास वेयर स्मॉल जी it is the acceleration produced in a freely falling body due to gravity। ओके, अब सेकंड लिखेंगे, दोनों की वैल्यू बता देंगे एक बार कि जी कैपिटल जी इज़ अ कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और जी की वैल्यू लिखेंगे, इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने जी की वैल्यू बताई थी, वो जी की वैल्यू जो रहती है ना भाई, 45 डिग्री जो पोल रहता है ना इक्वेटर का, उधर में 45 डिग्री पर जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगी। लेकिन ये हर जगह पर अलग अलग वेराई होती है। हाँ, भले ही आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप उसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिखेंगे, लेकिन अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे, अगर एक्यूरेट बात होगी, तो जी की कोई प्रॉपर वैल्यू आपको, स्मॉल जी की कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, अब बड़ी बात ये है, जो कैपिटल जी है वो स्केलर क्वांटिटी है ना, उसकी कोई डायरेक्शन तो है ही नहीं। लेकिन स्मॉल जी एक्सेलरेशन लग रहा है, नीचे कोई गिर रहा है तो वो खींच रहा है, किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन है भाई इसके पास, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया ना स्मॉल जी। तो लिखिए, जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज स्मॉल जी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब चौथे नंबर पे लिखिए, इट इज़ इट्स एसआई यूनिट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और स्मॉल जी की लिखिए, इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला लिख लीजिएगा आप कैपिटल जी का, एम एल M-1 L3T-2 कैपिटल जी का। और स्मॉल जी का ये लिखिए, M0L T-2। ये डिफरेंस हो जाएंगे, इसके बेसिक डिफरेंस है ना। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा डिफरेंस। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, जो जो मैंने बोला है उसको सुन के लिख लीजिएगा। छोटी बातें अगर यहाँ पे समय बर्बाद करने लगेंगे तो फिर आगे का पोर्शन कवर अप नहीं हो पाएगा। अब चलिए बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। इसके लिए लिखेंगे भाई, लेट द मास ऑफ अर्थ इज एम, और रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू आर। एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन ऑन अर्थ मास अर्थ का एम है, ये लिया है, रेडियस ये आर दी हुई है, ये वो नालायक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे सिचुएटेड है अर्थ के सरफेस पर, इसका मास स्मॉल एम लिया है, बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ न्यूटन। एग्ज़ाम में आप फुल फॉर्म ही लिखिएगा, मैंने समझाने के लिए भी लिख दिया है, एक समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। न्यूटन एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू जी, यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल एम, ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरा स्मॉल एम जो कि बाहर रखा हुआ है, डिस्टेंस मैंने लिया है कैपिटल आर का स्क्वायर। सो बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोल रहा हूँ मैं, ग्रेविटेशन नहीं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बाय
एफ इज इक्वल टू एम ए, ये है ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इधर पे मैं थोड़ी कारस्तानी करूँगा। क्या करूँगा? ए क्या है? एक्सेलरेशन है ना। इस वाले चैप्टर में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लगेगा, इसलिए मैं ए की जगह जी कंसीडर करूँगा। एफ इज इक्वल टू एम जी, इसको मैं अपनी इक्वेशन नंबर दूंगा सेकंड। फर्स्ट दिया नहीं था, फर्स्ट ये है, इसको मैं उठा के यहाँ पटक दूंगा एफ़ की जगह। तो एफ़ की जगह एम जी रख दिया। एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। एक एम से एक एम ख़त्म। जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। ये था हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला। ठीक है, चाहें तो आप लोग कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आप चाहें। ठीक है, ये था रिक्वायर्ड हमारा रिलेशन, जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। रिलेशन यही है, जी और छोटे जी और बड़े जी के बीच में जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आपकी स्क्रीन पर, ये डेरिवेशन रहेगा बेसिकली। 5 नंबर के लिए लगभग पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, हर बोर्ड में। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद द हाइट, ये अर्थ है, मान लीजिए बन नहीं पाया है, जैसा भी हो। ठीक है, गोल रहेगा। ये जो इसका सेंटर है ना, इधर पे एक मास रहेगा एम। ये हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक के सरफेस की, यह हाइट रहेगी एच। ये वाली रहेगी ये रेडियस अर्थ की आर। इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो हाइट रहेगी वो हो जाएगी आर प्लस एच, ये लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, अब लिखेंगे अपन को प्रूफ ये करना है जी डैश। जी डैश वो वाली वैल्यू है ग्रेविटी की जो यहाँ पे मिल रही है अपन को इस वाले पॉइंट पर, है ना। तो पहले तो बढ़िया सी थ्योरी लगेंगे। लेट द मास ऑफ अर्थ इज एम, ये दिया है एम, एंड रेडियस इज आर विथ हाइट एच of the object, मास, इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है ना इसका मास है एम स्मॉल वाला। ठीक है, एम सरफेस। अब रिलेशन हम जानते हैं बड़े जी और छोटे जी के बीच में, बिटवीन बड़े जी एंड छोटे जी, जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। भाई सेंटर की बात हो रही है, सेंटर को मैं पॉइंट दे देता हूँ ओ। एट सेंटर ओ द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी एट हाइट आर प्लस एच। आर प्लस एच कहाँ पर होगा? ये होगा आर प्लस एच, आर एच, आर प्लस एच। ठीक, अब हमने भाई इसके हिसाब से हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर जो नॉर्मल पॉइंट है यहाँ पर तो मेरा ये होगा जी एम बाय आर स्क्वायर। अब मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया तो उसके लिए मैं जी तो लूँगा, जी तो बदलेगा नहीं, जी को वेराई कर दूंगा मैं डैश लगा के। जी डैश इज इक्वल टू जी एम, है ना, बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ डिस्टेंस आर प्लस एच हो रही है। ठीक, अब लिखते हैं जी डैश बाय जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। डिवाइड किया है ना सेकंड को 1 से। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख लिएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय 1 वी गेट
जी एम बाई आर प्लस एच स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, सॉरी, जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जी एम से जी एम का खेल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास अब बचेगा जी डैश पॉन जी। जी एम से जी एम का गेम हो गया, मतलब कट गए, जी एम से जी एम डिवाइड हो गए, कुछ नहीं बचा, सेम वैल्यू से अलग हो गया, इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये मेरे पास यही वैल्यू बच रही थी यार, है ना। अब मैं सोच रहा हूँ यार कि आर को भी किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। अब आर को कैसे अलग करूँ, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन, मैंने आर यहाँ से कॉमन ले लिया, इस वाले से आर को मैंने कॉमन लिया, आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ वन बचा, वन प्लस इसके साथ आर नहीं था तो इसके डिवाइड में मैंने आर कर दिया, होल स्क्वायर हो गया। सबसे पहले तो मैं आर को आर से निपटा देता हूँ, निपट गया, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू वन बाय वन प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। अब जी डैश बाई जी वन प्लस एच बाय आर पावर माइनस टू। अब आधे से बच्चे सोच रहे होंगे पावर माइनस टू कहाँ से आ गई, नीचे भाई पॉजिटिव में थी, ऊपर वन था, मैंने ऊपर किया तो पावर नेगेटिव हो गई, वैल्यू भाई न्यूमरेटर में चली गई। न्यूमरेटर में मैथ्स की बेसिक रूल है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से कुछ आप न्यूमरेटर में फेंक रहे हो तो भाई पावर उसकी नेगेटिव हो जाती है, मतलब कुल मिला के पावर का साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब मैं यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करूँगा, है ना। अब ये मैंने कैसे लिखा, ये या तो आप अपने मैथ्स के टीचर से पूछिए या आप खुद सोचिए कि मैंने कैसे लिखा। बाइनोमियल थ्योरम सबने पढ़ी होगी मैथ्स में, ये मैथ्स का पोर्शन है इसलिए मैं यहाँ पे बताने में समय बर्बाद नहीं करूँगा, या तो अपने मैथ्स के टीचर से समझिए या तो आप खुद दिमाग लगाइए और सॉल्व करिए कि इससे मैं कैसे लेके आया। ठीक है, तो जी डैश बाय जी इज इक्वल टू वन माइनस टू एच बाय आर, जी डैश इज इक्वल टू जी, ये जी को मैंने यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई, जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस टू एच की बाई आर, ये लिखा, ये था फाइनल एक्सप्रेशन। इतना प्रूफ करिए, 5 नंबर पाइए। ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यहाँ लिख दीजिए दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, जो आप चाहें, मन की बिरयानी बनाइए। ठीक है, इतना है, ये डेरिवेशन है, इतना करिए, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, 5 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, जो चाहे वो करिए। ठीक है, ठीक है। सो पार्ट 2 इस वीडियो का आपको जस्ट बाद उसका पार्ट 2 मिल जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ, स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे मेरे ख्याल से, इसलिए इस वीडियो में 3 डेरिवेशंस काफ़ी हैं, बाकी के 3 आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे, मतलब जितने भी होंगे पार्ट 2 में मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, पार्ट 2 आपको जस्ट इस वीडियो के बाद तुरंत पार्ट 2 मिलेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस बार। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।